ओके, सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का। तो सबसे पहले मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती क्या है। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या है, ये एक पैरामीटर है जो हमें जनरली क्या बताता है कि जब हम क्या करेंगे, किसी भी मैग्नेटिक जो मटेरियल है हमारा, उसको जब हम क्या है किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो वो हमारा मटेरियल उस मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना इंटरेक्ट करेगा, उस चीज़ को बताने में हमें कौन हेल्प करेगी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या करती है, हेल्प करती है। तो इट इज़ अ पैरामीटर जो क्या डिटरमाइन करेगा कि जब हम किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो कैसे इंटरेक्ट करेगा हमारे मैग्नेटिक फील्ड के साथ, उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं। तो अगर मान लो हमने जो मैग्नेटिक मटेरियल लिया है वो 1 मोल लिया है, ठीक है, तो दैट मीन्स जब मैं 1 मोल मैग्नेटिक मटेरियल को क्या करूँगी, प्लेस करूँगी मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस केस में वो कितना इंटरेक्ट करेगा मैग्नेटिक फील्ड के साथ, उसको हम क्या बोल देते हैं, मोलर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बोल देंगे। ठीक है, मोलर मतलब जब हम 1 मोल को, 1 मोल क्या है, हम कोई भी मटेरियल लेंगे और उसको हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे, तो उस केस में हम उस मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को क्या बोल देंगे, मोलर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बोल देंगे। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हमने कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल लिया, ठीक है, उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की, हमने मान लिया वो मैग्नेटिक फील्ड हमारी क्या थी, एच थी। ठीक है, जब हमने उस मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया, ठीक है, प्लेस करने के बाद हमने मान लिया कि उस मटेरियल के अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हुआ, हमने मान लिया आई मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ, इंड्यूस हुआ। ठीक है, तो अब इस केस में क्या होगा, जो हमारा कितना मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा हमारे मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, भाई कितनी फील्ड की स्ट्रेंथ हमने अप्लाई की, दैट मीन्स कितना मैग्नेटिक जो है हमारा इंड्यूस हुआ मटेरियल के अंदर, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि कितना हमने मैग्नेटिक फील्ड क्या किया, अप्लाई किया। दैट मीन्स आई विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच। ठीक है, अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटा के हमने कॉन्स्टेंट लगा दिया जाई। ठीक है, तो आई क्या आ गया हमारा, जाई एच, और जाई की वैल्यू क्या आ गई, आई अपॉन एच आ गई, और ये जाई को ही हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी किसके इक्वल आ गया, यहाँ पर हमारे पास कितना मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इंड्यूस हुआ मटेरियल के अंदर, डिवाइड बाय कितना मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई किया। ठीक है, अप्लाई करने के बाद क्या है, कितना मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हुआ, उसको हम किससे डिनोट करेंगे, आई से डिनोट करेंगे। ठीक है, जब हम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू निकालते हैं किसके लिए, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए और डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए, तो हम देखते हैं कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की जो वैल्यू है वो तो पॉजिटिव आती है किस केस में, पैरामैग्नेटिक के केस में, पैरामैग्नेटिक के केस में। लेकिन क्या है, डायामैग्नेटिक के केस में, क्या बोला मैंने, डायामैग्नेटिक के केस में जो हमारी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटीज़ की वैल्यू है वो क्या आती है, हमारा नेगेटिव वैल्यूज़ आती हैं। जब हम आई और एच के बीच कर्व ड्रॉ करते हैं पैरामैग्नेटिक के केस में, तो हमारे पास क्या आ रहा है, पॉजिटिव कर्व आ रहा है। लेकिन ऑन द अदर हैंड इन द केस ऑफ डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस वी ऑब्टेन नेगेटिव कर्व, हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू मिल रही है कर्व की। ठीक है, दैट मीन्स मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की जो वैल्यू है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के केस में वो क्या रहती है, पॉजिटिव रहती है, लेकिन डायामैग्नेटिक के केस में कैसी रहती है, नेगेटिव वैल्यू रहती है। ठीक है, अब बात करते हैं जो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पे। ठीक है, तो जब हम क्या करते हैं, किसी भी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को प्लेस करते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, कोई भी हमारे पास पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस था, हमने उसको क्या कर दिया, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में क्या कर दिया, प्लेस कर दिया। ठीक है, तो अब क्या होगा, यहाँ पर जो पैरामैग्नेटिक जो सब्सटेंस है वो क्या करेगा, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करेंगे, अपने आप को किस डायरेक्शन में ओरिएंट करने की कोशिश करेंगे, जिस डायरेक्शन में क्या लगी हुई है, हमारी मैग्नेटिक फील्ड लगी हुई है। लेकिन जो थर्मल एक्साइटेशन है, मतलब जो टेम्परेचर है, वो क्या काम करेगा, वो क्या करेगा कि मॉलिक्यूल क्या है, रैंडम डायरेक्शन में ही ओरिएंट रहें। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई की मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर, वो तो क्या कह रही है, भाई तू मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही सारे मॉलिक्यूल्स को क्या कर दे, ओरिएंट कर दे। लेकिन जो टेम्परेचर है वो क्या कह रहा है कि मैं जो है ना नहीं करने दूंगा तुझे सारे के सारे मॉलिक्यूल्स को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओरिएंट।
ठीक है। तो वो क्या ट्राई करता है टेम्परेचर कि जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या रहे हमारे रैंडमली क्या रहे ओरिएंट रहे। तो नेट इफेक्ट क्या आता है हमारे पास HOT का, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का और टेम्परेचर का, ठीक है। ये क्या करते हैं, एक दूसरे को म्यूचुअली अपोज कर रहे हैं, क्योंकि एक तो कह रहा है कि डायरेक्टली एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या हो जा तो ओरिएंट हो जा, लेकिन टेम्परेचर क्या करता है, मॉलिक्यूल को रैंडम डायरेक्शन में ओरिएंट करवाने की कोशिश करता है। तो दोनों का नेट इफेक्ट क्या रहता है यहाँ पर कि जो मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पैरामैग्नेटिक के केस में वो क्या रहते हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो रहते हैं, लेकिन वो क्या रहते हैं, रैंडमली क्या रहते हैं, डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं इन डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है। तो दैट मीन्स क्या होगा, यहाँ पर जो मॉलिक्यूल रहेगा वो क्या होगा, ओरिएंट होगा डिफरेंट एंगल्स पे, बट किस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, ठीक है। दैट मीन्स टेम्परेचर जो है और साथ में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या करते हैं, एक दूसरे के अपोजिट वर्क करते हैं। और नेट इफेक्ट क्या रहता है फिर कि मॉलिक्यूल क्या है, अरेंज तो होते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड में, लेकिन कैसे अरेंज होते हैं, वो रैंडमली क्या होते हैं, अरेंज होते हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आगे तो हमने मान लिया कि ये जो हमारी मोलर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो किसके इक्वल होती है, मोलर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो है हमारी किसके इक्वल होती है, Na म्यू बार। म्यू बार यहाँ पर क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, डिवाइड बाय H, ठीक है। H यहाँ पर हमारा क्या है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ ये म्यू बार की वैल्यू क्या रहती है, म्यू एम स्क्वायर H बाई में 3kT, जबकि म्यू एन क्या है हमारा यहाँ पर एक्चुअल मैग्नेटिक मोमेंट है। अब हमें क्या करना है, इस म्यू बार की वैल्यू उठा के कहाँ पुट करनी है, इक्वेशन 1 में पुट करनी है। तो कर दीजिए, पुट द वैल्यू ऑफ 2 इन इक्वेशन 1। जैसे ही हम पुट करेंगे इसके अंदर ही H से H क्या है यहाँ पर हमारा कट जाएगा, और यहाँ से एक्सएम की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, म्यू एम स्क्वायर Na डिवाइड बाई 3k इंटू 1/T। और ये जो वैल्यू है सारी की सारी हम इसको एक कांस्टेंट मान लेंगे C, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्यूरी कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्यूरी कांस्टेंट। ये सारी जो वैल्यू हम कर रहे हैं ना बच्चे, ये सारी की सारी हमारे लिए पैरामैग्नेटिक के केस की बात कर रहे हैं, ठीक है। मैग्नेटिक केस की बात कर रहे हैं हम, पैरामैग्नेटिक के केस में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस सारी वैल्यू को हमने क्या कर दिया, कांस्टेंट पुट कर दिया। तो यहाँ से हमारे पास एक्सएम की वैल्यू, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू आ गई C/T। दैट मीन्स यहाँ पर क्या रिलेशन हमारा आ गया मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और टेम्परेचर के बीच में, कि जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ गई किसके, हमारे पास टेम्परेचर के, ठीक है। तो जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं किसके बीच में, एक्सएम और T के बीच में, तो हमारे पास वो ग्राफ कैसा आता है, हमारे पास वो ग्राफ आता है कुछ ऐसा, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये हमारे पास क्या हैगा, एक्सएम और T का क्या आ जाएगा, ग्राफ आ जाएगा। जब मैं 1/एक्सएम और T का ग्राफ ड्रॉ करती हूँ तो वो ग्राफ मेरे पास ऐसा आता है किसके केस में, पैरामैग्नेटिक के केस में, पैरामैग्नेटिक के केस में। लेकिन ये जो फॉर्मूला है हमारा क्यूरी लॉ वाला, वो सिर्फ किसके ऊपर एप्लीकेबल है, ये जो हमारे पास ये फॉर्मूला आया है ये किसके ऊपर एप्लीकेबल है, ओनली तब ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है, इसको हम बोलते हैं क्यूरी लॉ। क्या बोलते हैं इसको हम, क्यूरी लॉ। और क्यूरी लॉ किसके ऊपर एप्लीकेबल रहेगा, ओनली तब एप्लीकेबल रहेगा जब क्या है हमारे पास क्या है, ऐसा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है जो क्या है, मैग्नेटिकली डाइल्यूट है। अब ये मैग्नेटिकली डाइल्यूट क्या होता है, मैग्नेटिकली डाइल्यूट मतलब जब क्या है, किसी भी एक सब्सटेंस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से इतनी दूर हैं कि उनका जो मैग्नेटिक मूवमेंट है एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट ही नहीं कर रहा, ठीक है। तो जब इंटरेक्ट ही नहीं करेगा तो हर एक क्या करेगा, जो मॉलिक्यूल है वो क्या इंडिविजुअल क्या है, कंट्रीब्यूट करेगा पैरामैग्नेटिक में। तो ऐसे सोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिकली डाइल्यूट सोल्यूशन बोलते हैं। तो दैट मीन्स ये जो हमने क्यूरी लॉ निकाला है अभी, दैट इज C/T इज इक्वल टू में एक्सएम, ये ओनली कब एप्लीकेबल है, जब हमारे पास कैसा सोल्यूशन है, मैग्नेटिकली डाइल्यूट सोल्यूशन है। लेकिन अगर हमारे पास कैसा सोल्यूशन आ जाए, मैग्नेटिकली कंसंट्रेटेड सोल्यूशन आ जाए। कंसंट्रेटेड का मतलब क्या हो गया कि जिसके अंदर जो इंडिविजुअल मैग्नेटिक मूवमेंट है हर एक एटम का, वो क्या हो रहा है, कंबाइन हो रहा है। क्या हो रहा है, कंबाइन हो रहा है। और उसके बाद एक क्या कर रहा है, नेट इफेक्ट क्या करे, वो प्रोड्यूस करे। तो उस केस में क्या हो जाता है, हमारा ये जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाता है, एप्लीकेबल नहीं होता है। दैट मीन्स उस केस में हमें क्या करनी पड़ेगी, इस फॉर्मूले में कुछ मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है। तो उस मॉडिफिकेशन में हम क्या करते हैं, T के माइनस में क्या लगा देते हैं,
थीटा लगा देते हैं और ये थीटा क्या होता है हमारा एक्स इंटरसेप्ट होता है किसके अंदर 1/xm वर्सेस टी प्लॉट में, ठीक है। तो दैट मीन्स जब हमारे पास मैग्नेटिकली डाइल्यूट सोल्यूशन है तो उस केस में ये फॉर्मूला क्या है हमारे पास क्यूरी-ला वैलिड है। लेकिन जब मैग्नेटिकली कंसनट्रेटेड सोल्यूशन आ जाता है, और मैग्नेटिकली कंसनट्रेटेड सोल्यूशन क्या होता है, जब जो डिफरेंट इंडिविजुअल एटम का मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाता है आपस में कंबाइन हो जाएगा, तो उस केस में क्या है हमारा जो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। और ऐसे ही सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्दर 3 टाइप में डिवाइड करते हैं, फेरोमैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक और एंटी फेरोमैग्नेटिक। तो आपको आज पता लगा कि ये जो 3 टाइप हैं ये कब एग्जिस्ट करते हैं, फेरो, फेरी और एंटी फेरी। ये एंटी फेरो ये तब एग्जिस्ट करेंगे जब हमारे पास कैसा सोल्यूशन है, मैग्नेटिकली क्या है, कंसनट्रेटेड हमारे पास सोल्यूशन क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। तो उस केस में हम फर्दर जो है 3 टाइप डिवाइड करते हैं, किसका, हमारे मैग्नेटिक सब्सटेंसेस का, फेरो, फेरी और एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, ठीक है, जो क्या फॉलो करते हैं, क्यूरी-वीज ला क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं वो क्यूरी-ला फॉलो करेंगे क्योंकि वो मैग्नेटिकली डाइल्यूट सोल्यूशन है। लेकिन फेरो, फेरी और एंटी फेरो कैसा फॉलो, कौन सा जो है हमारा लॉ फॉलो करते हैं, क्यूरी-वीज ला क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। और क्यूरी-वीज ला में क्या होता है, C/T माइनस का हम थीटा कर देते हैं और हमारे पास कुछ ग्राफ ऐसा आता है। तो ये 1/xm वर्सेस टी का ग्राफ है। ये वाली जो लाइन है ये हमारी पैरामैग्नेटिक के लिए है। ये वाली जो लाइन है हमारी जो क्या कर रही है, एक्स को क्या कर रही है, इंटरसेप्ट कर रही है यहाँ पर, ये हमारा क्या है, एंटी फेरो के लिए है। और ये वाला जो हमारा जो लाइन है इस ग्राफ में किसके लिए, किसको रिप्रेजेंट करती है, फेरो और या फिर फेरी को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। आगे बात समझ आपको कि कब हम जो है क्यूरी-ला यूज़ करेंगे और कब हम क्या करेंगे, क्यूरी-वीज-ला क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। इसके नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। थैंक यू।